Hello everyone, I am Yogesh Mavi, your physics tutor. Today we are going to study a topic optics of class 12 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. काफी वेटेज ये रखता है हमारे एग्जाम्स में. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं तो हमें काफी अच्छे से इसको सीखना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स सीरीज. तो ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन हमारा राइज होता है कि व्हाट इज ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स होता है हमारा स्टडी ऑफ लाइट. ये लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और या उससे बनने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उससे जो इंस्ट्रूमेंट हम बना सकते हो उसके बारे में जो स्टडी हम करेंगे वो हमारा क्या बनेगा? ऑप्टिक्स बनेगा. ठीक है, तो ऑप्टिक्स हमारा क्या बना? स्टडी ऑफ लाइट. लाइट की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे. अब यहाँ पे एक वर्ड आया लाइट. व्हाट इज लाइट? जैसे हम पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड. लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है. आज इसको थोड़ा सा और डीपली हम जानेंगे लाइट के बारे में. तो लाइट हमारी क्या होती है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट हमारी क्या होती है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वेव के बारे में हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में. हमने पढ़ा वेव के बारे में. 3 टाइप्स की वेव हमारी होती हैं. मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थर्ड वन इज मैटर वेव. तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव होती हैं? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. यानी कि जिनको चलने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो, वो हमारी कौन सी वेव बनती है? मैकेनिकल वेव्स. एग्जांपल साउंड. साउंड को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है. इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम से ये ट्रेवल नहीं कर सकती. सेकंड वन आती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती है हमारी? These are those waves which do not require any material medium for its propagation. जिनको चलने के लिए किसी material medium की जरूरत ना हो. ये कहीं से भी पास हो सकती है. They can easily pass through vacuums. वैक्यूम से भी ये पास हो सकती हैं. तो ऐसी वेव्स जो होती हैं वो हमारी कौन सी बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं. तो लाइट एक उसी का एग्जांपल है. किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. ठीक है. थर्ड वन इज हमारा मैटर वेव बनती है. ये किसी पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड होती है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में. तो लाइट हमारी क्या होगी? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारी होती हैं. लाइक रेडियो वेव हमारी होती हैं, माइक्रोवेव हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज. ये हमारी सारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. तो फिर इनको हमने अलग अलग क्यों रखा? इनकी फ्रीक्वेंसीज के बिहाफ पे इनको हमने क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया. तो लाइट वेव्स जो होती हैं हमारी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में, बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा पार्ट अपना कंट्रीब्यूट करती है. और जिसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स कितनी होती है हमारी? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. ठीक है, अब देख रहे हो नैनोमीटर बहुत छोटा होता है. तो ये इस रेंज में जो वेव्स हमारी होती है, जिनकी वेवलेंथ इतनी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है, वो हमारी कौन सी वेव बनती है? लाइट वेव्स बनती है. ठीक है. अब इस रेंज में जो भी हमारी रेज फॉल करेंगी, इसमें 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर में जो भी लाइट रेज हमारी, जो भी वेव्स हमारी क्या करेंगी? फॉल करेंगी. उनको हमारी आईज इजीली सेंस कर पाती है. इजीली सेंस करने का मतलब क्या होता है? कि इनको हम इजीली देख सकते हैं. ठीक है. हमारी लाइट रेज जो भी इस फ्रीक्वेंसी या इस वेवलेंथ की लाइट रेज हमारे एंटर करी आईज में, तो हमारी आईज में रेटिना पे रेज पड़ी, रोड्स एंड कोन सेल्स हमारी एक्टिव हुई. वहां से जो भी इंफॉर्मेशन थी ब्रेन तक गई. ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और बताया कि हम क्या देख रहे हैं. ठीक है, जो भी आप कुछ देखते हो. तो कहने मतलब है कि जो भी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में जो भी लाइट रेज हमारी आएंगी, जो भी रेज आएंगी, उनको हम इजीली देख सकते हैं. इससे ज्यादा या इससे कम वाली जो बनेगी उनको हम नहीं देख सकते. हमारी आईज उनको सेंस नहीं कर पाएंगी. ठीक है. तो वो हमारी क्या बन जाएंगी? अलग अलग वेज बन जाएंगी. जैसे कि गामा रेज है, एक्स रेज है. ठीक है, यूवी रेज हमारी. तो और उनको हम इजीली सेंस नहीं कर पाते. जैसे कि हीट वेव है हमारी, तो हीट वेव को हम देख नहीं पाते.
हीट वेव को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेंस कर सकते हैं थ्रू आवर बॉडी, बॉडी से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑप्टिक्स एंड लाइट। तो ऑप्टिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जो ऑप्टिक्स को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन हमारा रे ऑप्टिक्स बना, एंड सेकंड वन हमारा वेव ऑप्टिक्स बना। अब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। वेव ऑप्टिक्स में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो जब दोनों में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं तो फिर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस की बात करते हैं कि रे ऑप्टिक्स में जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डील करने वाले हैं, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करके जो भी चीज हम बनाने वाले हैं, उनका साइज, उनका डायमेंशन लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे? कोई भी मिरर हो सकते हैं, लेंस हो सकते हैं, प्रिज्म हो सकते हैं, टेलीस्कोप में। तो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट मच bigger than the wavelength of light। लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं उनका साइज, डायमेंशन उन ऑब्जेक्ट्स का, जिसको हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंपेरेबल to wavelength of light। यहां पे जो ऑब्जेक्ट्स हम लेंगे उनका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल में होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हम बहुत सारे फिनोमेना पढ़ेंगे, लाइक इसमें इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें रे ऑप्टिक्स पे फोकस करना है। तो रे ऑप्टिक्स में है, रे ऑप्टिक्स क्या होता है कि रे ऑप्टिक्स में जो हम ऑब्जेक्ट्स को डील करने वाले हैं उनका डायमेंशन लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल होता है उसके। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, थोड़ा और जानते हैं। रे ऑप्टिक्स, व्हाट इज रे? क्या होती है रे? ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं रे, हम डिनोट करते हैं किसी भी इस तरीके से एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो रे एक्चुअल में होता क्या? रे हमारा होता है ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट की जो डायरेक्शन बताए, उसकी प्रोपेगेशन जो बताए, वो हमारा क्या बनता है? कि रे बनता है। ठीक है, और हम अच्छे से जानते हैं लाइट हमारी कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो एक एरो से दिखा दिया हमने। ठीक है, तो एक एरो हमने इस तरीके से दिखाया, और हमारा बंडल ऑफ एरोज जो बन जाए, अगर बहुत सारी हमारे पास इस तरीके रे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? बीम। क्या बोलेंगे उसको? बीम। ठीक है, तो रे क्या हो गया? ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब सवाल यहां पे उठता है कि क्या ये लाइट की डायरेक्शन है? अगर हमने दिखाया इस एरो को, तो क्या ये लाइट की डायरेक्शन है? तो आंसर आपका होगा नहीं। ठीक है, ये लाइट की डायरेक्शन नहीं है। कैसे नहीं है? इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जो भी हमारा लाइट सोर्स होता है, जो भी कोई लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो एक डायरेक्शन में तो लाइट होती नहीं, चारों फैलाता है। ऐसे मान लीजिए जैसे कि मेरे पास ये नोटबुक है, अब सामने से लाइट आ रही है, तो इसके इस पार्ट पे भी, इस पार्ट पे, इस पार्ट पे, इस पार्ट पे, बहुत सारे पार्ट पे इस पे क्या कर रही है? फॉल कर रही है। और बड़ा सरफेस ले तो इस व्हाइट बोर्ड को ले लीजिए, तो इसमें मिलियंस ऑफ रेज क्या कर रही है? फॉल कर रही है। तो इस मिलियंस ऑफ रेज में से किसी हम एक रेज को पकड़ लेंगे, किसी एक रेज को, और जिस रे को हम पकड़ेंगे वो क्या होगा? उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन जो चल रहा होगा, डायरेक्शन बता रहा होगा, जो किसके साथ चल रहा होगा? एनर्जी के साथ चल रहा होगा। ठीक है, तो लाइट वेव जो होती है हमारी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनकी दो बड़ी खासियत होती है। क्या? कि
कि ये एनर्जी को कैरी कर सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर सकती है, एनर्जी को कैरी कर सकती है और इनको एक जगह से दूसरी जगह में क्या कर सकती है, लेके जा सकती है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली इंफॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, लाइट के बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे में, रे के बारे में। तो रे क्या हो गया, हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रोपगेशन। किसी भी डायरेक्शन में हम किसी भी उसमें किसी एक रे को हम पकड़ लेते हैं, वो ही हमें बताता है कि भाई इस डायरेक्शन में हमारी लाइट वेव आती है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें हम पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो पहला पार्ट हमारा आएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग 10 में पढ़ चुके हो इसके बारे में, जानते भी, थोड़ा बहुत और हम रिकॉल कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर कभी किसी भी सरफेस पे हम लाइट को इंसिडेंट कराएं, ठीक है, किसी भी सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं और वो उसी मीडियम में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस हमने लिया, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होना चाहिए, उस पर हमने लाइट को इंसिडेंट कराया और वो उसी मीडियम में क्या होगी, हमारी रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये फिनोमेना हमारा क्या बनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो इसके साथ साथ 3 फिनोमेना हमारे जरूर होते हैं। कौन कौन से, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी इस तरीके से प्लेन सरफेस लिया, लाइट हमारी यहां से क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ये हमारी कौन सी रे है, हमारी इंसिडेंट रे, यहां पे टकराई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना ये हमारा, यहां से हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये हमारी क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो जब ये फिनोमेना हो रहा है तो यहाँ पे 3 फिनोमेना हो रहे हैं। कौन कौन से, पहला वन तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। दूसरा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कुछ लाइट हमारी यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ हमारा, और कुछ लाइट हमारी यहाँ से चली जाएगी सीधी, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 3 फिनोमेना। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। फोर्थ वन इसके बस के नहीं, फोर्थ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 ही फिनोमेना होंगे हमारे। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जब भी कभी लाइट हमारी फॉल होती है तो जरूरी नहीं है कि सारी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ पार्ट हमारा उसका एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर सरफेस हमारा ज्यादा प्लेन नहीं है तो हमारी कुछ पार्ट हमारे उसमें क्या हो सकता है, ट्रांसमिट भी हो सकती है, तीनों एक साथ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आपको बस इतना याद रखना है, तीनों चीज, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। टोटली लाइट हमारी रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, सारी रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, किसकी एनर्जी, जो लाइट हमारे लेके आई थी, यानी जो इंसिडेंट हमारी एनर्जी लेके आई, तो टोटल एनर्जी किसमें, किसके इक्वल होगी, इन तीनों की एनर्जी किसके, आरटी। आरटी मतलब रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। इस तीनों में एनर्जी क्या होगी हमारी, इक्वली, इक्वली नहीं मतलब तीनों का सम हमारा टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन के बारे में बात हो गई थी। आपको पता है रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, यू नो वेरी वेल। 2 कौन कौन से होंगे हमारे, एक पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन हमारा क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं आपको अच्छे से पता है, फिर भी हम थोड़ा सा 2 मिनट इस पर बात कर लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी भी प्लेन सरफेस पे, ये हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है, अगर इस प्लेन सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर हमारी आ रही है और आफ्टर स्ट्राइकिंग अगर ये पैरेलली हमारी क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो इस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आपको क्या कहा कि अगर लाइट रेज हमारी पैरेलल आ रही है और पैरेलली हमारी क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो रिफ्लेक्शन हमारा कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट रेज हमारी पैरेलल आ रही हैं बट ये हमारी पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही हैं, तो इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप समझ पा रहे क्या करें, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें पैरेलल लाइट रेज आई, स्ट्राइक हुई, पैरेलल हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। इर्रेगुलर पैरेलल तो है लेकिन उनकी डायरेक्शन हमारी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में वो क्या कर सकती है, अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का हमने पढ़ लिया। इसके लिए ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होना जरूरी है, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस
और इसके लिए जो होगा हमारा ऑप्टिकली रफ सरफेस चल जाएगा। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि दोनों रिफ्लेक्शन रेगुलर और इरेगुलर दोनों क्या मतलब जितने भी सारे जो भी रिफ्लेक्शन होंगे हमारे कहीं भी, ठीक है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जरूर फॉलो करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जरूर फॉलो करेंगे। अब आप अच्छे से जानते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े हैं, ठीक है, 10th क्लास में। कोई नहीं, 2 मिनट उनको भी रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में? पहला लॉज, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। व्हाट इज एंगल आई? इंसिडेंस एंगल। व्हाट इज आर? रिफ्लेक्टेड एंगल। जो भी है, तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे आपके? इक्वल होने वाले। सेकंड, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, normal and point of incidence all lie in the same plane। ठीक है, जब हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे, तो जो भी है इंसिडेंट रे है हमारी या रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, ये सारे किसमें? एक ही प्लेन में क्या करने वाले? लाई करने वाले। एक ही प्लेन मतलब जैसे कि मान लो मैंने ये ले लिया, तो अगर इसी में यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आई, यहाँ पे स्ट्राइक करी, इसी प्लेन में क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। इस यही पॉइंट इसी प्लेन में लाई कर रहा है और इसी के यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है? नॉर्मल लाई कर रहा है। तो ये सारी चीज हमारी क्या करने वाली? एक ही प्लेन में लाई करने वाली है। तो ये दीज आर द लॉज ऑफ, दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इनको फॉलो करेंगे। हमने जो इरेगुलर की बात करी थी, इरेगुलर में हमने ये कहा था कि लाइट रेज हमारी पैरेलल तो आ रही है, ठीक है, लेकिन ये हमारी क्या कर रही है? रैंडमली डायरेक्शन में क्या करिए? अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं कर रही। ये जहां भी पॉइंट पे अपने आप को स्ट्राइक कर रही होंगी, वहां पे एक नॉर्मल होगा, तो एंगल आई और एंगल आर के साथ ही क्या होगा? फॉलो कर रही होंगी। यहाँ पे भी इसी तरीके से आई इसका आर, तो इसका इंसिडेंस एंगल इसके रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होने वाला हमेशा। क्लियर है? एक थर्ड पॉइंट और बनता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस किसको कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस हमारा तब बनेगा जब एंगल आई और एंगल आर हमारे किसके इक्वल हो जाए? हमारे 0 डिग्री के। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर किसके इक्वल हो जाए? 0 डिग्री के। और ये कब हो सकता है? मान लीजिए कोई भी हमने इस तरीके से प्लेन सरफेस लिया, इसके नॉर्मली लाइट को हमने इंसिडेंस कराया इस पे, तो इस कंडीशन में एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं? आपके 0 डिग्री होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ी होगी, रिकॉल करनी जरूरी थी ताकि चीजें आपके माइंड में रहें। आगे सूत्र, अब बात करते हैं स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में। पढ़े आप लोगों ने अच्छे से? स्फेरिकल सरफेस, 2 तरह की मिरर हमने पढ़े, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में बात कर चुके हैं, या और देख लेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत, और बाद में बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो हमारे 2 तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम किसी भी एक होलो स्फीयर या किसी अदर स्फीयर्स में से उसको हम क्या करते हैं? उनके उसमें से पार्ट को कट करते हैं और उन्हीं से हम क्या बनाते हैं? मिरर बनाते हैं। लाइक जैसे कि पहला जो हमारा बनेगा कॉनकेव मिरर, एंड जो सेकंड वन हमारा बनने वाला है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कौन सा होता है हमारा? जो इस तरह का हमने मिरर दिया, बाहरी सरफेस को हमने क्या किया? पॉलिश किया, इसका इंटरनल पार्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ये हमने लिया, इसको अंदर से पॉलिश किया, इसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हमने इस तरीके से स्फीयर लिया, इसको ऐसे पार्ट में कट किया, इस वाले पोर्शन को हमने यूज कर लिया, है ना, तो पार्ट हो गया स्फीयर से, तो इसके लिए हमको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है आपका? कॉनकेव मिरर। ये मिरर जो आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। इसका इंटरनल पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रेज आई इसे यहाँ पे स्ट्राइक करे, तो ये क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी इस तरीके से। यहाँ से कोई लाइट रेज आई इसे यहाँ क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो इसका इंटरनल पार्ट क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और अगर ये लाइट रेज ऐसे आई हमारी, तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगी,
ऐसे ही ऐसे इफेक्ट कर जाएगी। तो दोनों मिरर क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो ये मिरर कॉन्केव, ये मिरर कॉन्वेक्स। अब आप देखिए जब लाइट रेज यहाँ पे आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो कि सारी की सारी लाइट रेज हमारी अंदर की तरफ आ रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, ठीक है, यानी कि कन्वर्ज हो रही है, एक जगह कन्वर्ज हो रही है। तो इस मिरर को हम दूसरी तरफ, दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें लाइट रेज आ रही है हमारी और वो क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है ना, अपने अपने अलग अलग रास्ते जा रही है, डाइवर्स कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग। क्यों क्यों क्योंकि लाइट रेज को क्या कर रहा है, ये एक पॉइंट पे कन्वर्स कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपकी लाइट रेज को डाइवर्स कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में डिफरेंस समझ में आया होगा। लाइट रेज को एक जगह कन्वर्स करना कन्वर्जिंग, लाइट रेज को डाइवर्स कर देना डाइवर्जिंग मिरर। तो ये कौन के मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल सरफेस कैसे होते हैं, क्यों स्फेरिकल मिरर इनको बोलते हैं हम, ये भी हमने देख लिया। अब कुछ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं। साइन कन्वेंशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी पार्ट, किसी भी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट, स्फेरिकल का हमने पार्ट लिया, इस तरीके से हमने लिया, तो ये हमारा क्या बना, कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर है। तो इस मिरर में जो हमने पार्ट लिया, जो भी स्फेरिकल पार्ट लिया, उसका जो मिड पॉइंट होगा, किसका, इस स्फेरिकल पार्ट का जो मिड पॉइंट होगा, वो हमारे लिए क्या बनेगा, पोल बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है। किसको पोल बोलेंगे, उस स्फेरिकल पोर्शन का जो पार्ट हमने लिया है, टुकड़ा जो हमने लिया है, उसका जो मिड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, पोल बनेगा। और अगर मान लो मैं इस पोर्शन का सेंटर पॉइंट निकालने लगूं, सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे हम इसका, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भाई ये हमारा किसी स्फीयर का पार्ट है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसको ऐसे हमने बनाया एक स्फीयर, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया हमारा, इसको हमने सी से दिखाया। और अगर हम इसको देखें, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर हम 10th क्लास की ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, और आपको उसको सेंटर पता लगाना, सेंटर पॉइंट पता लगाना है, तो आप क्या करते हो कि आपने कहीं भी दो कोण आपने ऐसे ड्रॉ की इस तरीके से, और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए, और जहां पे वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके क्या करेंगे, मीट करेंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, सेंटर, ठीक है। वो क्या होता है, सेंटर होता है। मान लीजिए यहाँ से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए, थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर बन जाएगा इसका उस सर्कल। सेम यहाँ पे हम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने ऐसे यहाँ पे दो एक कॉर्ड ड्रॉ करी, आपने एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है। इसका आपने क्या लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ऐसे ही आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो यहाँ पे मीट करी, तो ये क्या बन जाएगा आपका सेंटर पॉइंट, किसका, इस स्फेरिकल पोर्शन, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं आपसे क्या कहा जा रहा है। तो जो सेंटर पॉइंट हमारा, जो सी बना हमने, सी यहाँ पे लिया, सी, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा पी, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी मतलब क्या हो गया आपका, पोल, सी मतलब क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक इमेजिनरी लाइन होगी हमारी, जो कहां से पास करेगी, पोल से, उस एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन हमने ली, इमेजिनरी लाइन, जो कि हमारी कहां से पास कर दी, आपकी पोल से, इसको हमने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्यों हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि ये एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस, कोई भी एक्सिस सेंटर पॉइंट का लॉन्ग है, तो ऐसे समझिए, ये मान लीजिए कोई नोटबुक है, इसका ही सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी एक्सिस क्या है, यहाँ से भी इसकी एक्सिस हो सकती है, ये भी सेंटर पॉइंट से पास करे उसकी क्या एक्सिस है। तो मैं मान लो कहने लगूं कि ये इस एक्सिस है, तो इसके अराउंड इसको रोटेट कराओ तो आप इसको ऐसे रोटेट करा दोगे, ठीक है। मैंने कहा ये सेंटर पॉइंट, इसको ऐसे रोटेट कराओ तो आप इसको ऐसे रोटेट करा दोगे, मतलब सेंटर पॉइंट से अपने आप को क्या करा सकता है, एक्सिस के अराउंड रोटेट करा सकता है। तो इस पॉइंट की भी बहुत सारी क्या होंगी, आपकी बहुत सारी क्या होंगी, एक्सिस होंगी, ठीक है। तो हमने फिर इसी को क्यों लिया, तो जो एक्सिस पोल से पास करेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। आगे हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस क्यों कहा,
तो imaginary line which is passed through the center of curvature and pole, that called is principal axis. एक बनता है इसमें फोकस कहाँ बनाएंगे? अब देखो ये आप देखिए कि ये एक सेंटर पॉइंट से और बाहर के बीच की ये डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेडियस बोल सकते हैं, यानी कि रेडियस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बनता फोकस कब बनता है कि मान लीजिए अगर कोई भी लाइट रेज हमारी आ रही है और लाइट रेज हमारी कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस की इस तरह से लाइट रेज हमारी पैरेलल आ रही है, तो ये जहां पे मीट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, लाइट रेज जो पैरेलल आई आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट होती है वो हमारा क्या बनता है? फोकस बनता है। और फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल एक्स से उसको हम दिखाते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, किसके बीच की डिस्टेंस? फोकस एंड पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। टोटल हमारी आर, तुम कह सकते हैं रिलेशन यहां से निकल गया था F इक्वल टू R/2, ये R हमारा ट्वाइस ऑफ F। ठीक है, ये देख रहे हो आप यहां से पूरी रेडियस है, ये दो पोर्शन में लग रहा है, इसको हाफ में इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया तो ये हमारी क्या होगी? F। F क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन को हम प्रूव करेंगे अभी आगे कि किस तरीके से R/2 हमारा बना। पहले बेसिक थोड़ा सा सीख लेते हैं, समझ में आया आपको? ये हमारा पोल हुआ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, कैसे फोकस आया, क्या फोकल होता है, फोकल लेंथ होती है। ये वाला जो ऊपर वाला प्लेन होता है ये हमारा फोकल प्लेन बनता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ये वाला प्लेन, ये इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। अब कुछ साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं जो आगे चल के बड़े यूजफुल रहने वाले हैं आपके लिए। पोल सी, देखिए जो भी मेजरमेंट हम करेंगे, याद रखना हमेशा से, जो भी मेजरमेंट हम करने वाले हैं वो हम पोल से करने वाले हैं। सारी मेजरमेंट हमारी कहां से होंगी? पोल से होंगी, यहां से। ठीक है, तो पहले वाले जो लाइट रेज हमारी आ रही होंगी इस मिरर की तरफ, लाइट रेज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, वो हमारी हम कैसे लेंगे? उनको टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो रे टुवर्ड्स द मिरर पॉजिटिव लेंगे, और जो इस तरह से रे हमारी अपोजिट में जा रही होगी उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। अवे फ्रॉम द मिरर हम ले सकते हैं इसको, अवे फ्रॉम द मिरर, उसको क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा है तो उसको क्या लेंगे? हम पॉजिटिव। और जो भी इमेज वगैरह हमारी जो बनेगी, जो नीचे बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? नेगेटिव। ठीक है, जरूरी नहीं इमेज नीचे बने, ऊपर भी बन सकती है। तो जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहने वाली है वो क्या रहेगी? पॉजिटिव, और जो भी नीचे रहने वाली है वो क्या रहने वाली? नेगेटिव। जो इधर से मेजर करने वाले हैं, जो इधर लाइट रेज आ रही है उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और जो इधर से हमारी जाएगी वो हमारी क्या रहने वाली है? नेगेटिव। सारी मेजरमेंट हम हमेशा याद रखना, कहां से मेजर करने वाले हमारी कहां से होंगी? पोल से होंगी। ठीक है, तो ये हमारे साइन कन्वेंशन थे कुछ। अब जो मिरर हमारी इमेज बनाते हैं, दो तरह की इमेज आपने पढ़ी है। कौन कौन सी इमेज पढ़ी है आपने? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्या आप इनके बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हो? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में कि क्या डिफरेंस होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का हमारा? तो देखिए रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज हमारी होती है जब लाइट रेज हमारी एक्चुअल में मीट हो, है ना, एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज। जब लाइट रेज हमारी एक्चुअल में मीट हो तब जो इमेज बनेगी दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। और जो लाइट रेज हमारी अपीयर्स टू मीट हो, यानी कि जो हमें लगे कि ये ऐसे मिल रही है लेकिन मिलती नहीं है, ठीक है ना, अपीयर्स टू बी, वो हमारी क्या बनाती है? आपकी वर्चुअल इमेज बनाती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि कैन ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज में कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, हम इनको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी हम अगर मालूम कहें कि कैमरा वगैरह से हम जो भी वीडियो बनाते हैं
या जो भी हमने फोटो लिया कैमरा वगैरह से, तो उनको क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑपरेट कर सकते हैं, मूवी वगैरह जो भी चल रही है वो सब क्या बनती है, आपकी रियल इमेज बनती है। जिनको हम ऑब्टेन ना कर सके वो हमारी क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। जैसे कि हम जो भी इमेज हम वगैरह हम देखते हैं किसमें, अपनी प्लेन मिरर में हम जो भी अपनी इमेज देखती हैं, वो एक्चुअल में लगता क्या है कि वो अपीयर्स टू मीट है, वो एक्चुअल में मीट नहीं होती है। मान लो जब तक आप मिरर के सामने रहोगे तो आप अपने आप को देख पाओगे, लेकिन जैसे आप मिरर से हट गए अलग तो क्या आपकी इमेज वहां पे थोड़ी बनी रहेगी, नहीं बनी रहती। तो वो कैसी इमेज आपकी, वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर आप बात करते हो किसी स्नैप की, किसी कैमरा से आपने कोई फोटो ली, तो एक्चुअल लाइट रेज आपकी एक्चुअल में मीट हुई, बनी इमेज, तो वो आपकी इमेज कैसी बनी, रियल इमेज। और जो आपको अपीयर्स टू मीट हो, जो लगे कि हाँ मिल रही है लेकिन एक्चुअल में मीट होती नहीं है, तो वो हमारी कैसी बनती है, आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब एक पॉइंट सीख लेते हैं कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितनी इमेज फॉर्म करते हैं हमारे मिरर्स जो भी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, दो प्लेन मिरर को हमने लिया, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, दो प्लेन मिरर से हम देखते हैं कि कितनी इमेज हम बना सकते हैं। ठीक है, दो प्लेन मिरर से हम कितनी इमेज बना सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो दो प्लेन मिरर लिया, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि उनके बीच में जो रखा, जब मिरर्स को हमने रखा और उनके बीच में रखने के बाद जो एंगल बना उसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो हम कह सकते हैं कि इफ theta is the angle between two plane mirrors। तो इसमें दो केस बन के आते हैं हमारे, कौन कौन सा, पहला वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा, इमेज बनेंगे हमारी 360 बाई थीटा इज इक्वल टू एम, 360 बाई थीटा इज इक्वल टू एम। एन क्या होते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इमेज, 360 थीटा जो आपको एंगल गिवन होगा इज इक्वल टू एन। एन, अब जो पहला केस हम देखने वाले हैं यहाँ पे, केस 1, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, केस 1, अगर एन हमारा इवन आता है, इफ एन इज इवन, ठीक है, इस एन हमारा इवन आता है, तो जो इमेज बनेगी हमारी वो हमारी बनेगी द इमेज n माइनस 1, उसमें से हम एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डजंट मैटर ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल रखा है या अनसिमेट्रिकल रखा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर हमारा इवन नंबर आ रही है n की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, उसमें से n माइनस 1 कर देंगे, तो हमारी जो इमेज बन जाएगी निकल के आ जाती है। और दूसरा केस, इफ n इज ऑड, n हमारा क्या आ जाए, ऑड, इसी फॉर्मूला थीटा बाई 360 का n हमारा ऑड आ जाए, तो यहाँ पे भी दो केस बनते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हुआ है तो इमेजेस जो हमारी बनेंगी, इमेजेस जो फॉर्म होगी, इमेजेस फॉर्म क्या हो जाएगी, n माइनस 1, ठीक है। और अगर हमारा क्या रखा हुआ है, वो अनसिमेट्रिकल, तो इमेजेस जो हमारी बनेगी वो हमारी क्या रहेंगी, एज इट इज n ही रहने वाली, तो आपको क्या, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, दो प्लेन मिरर्स को एक साथ रखने पे किसी एंगल के साथ, तो कितनी इमेजेस बनने वाली हैं वो हमें ये फॉर्मूला बताएगा, 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n। अगर n हमारा पॉजिटिव है, सॉरी इवन है, तो इमेज बनेगी n माइनस 1, चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। अभी क्लियर करते हैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। केस 2, अगर n हमारा ऑड है तो सिमेट्रिकल इमेज हमारी बनेगी n माइनस 1, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो n हमारी, तो इमेज हमारी एज इट इज रहने वाली है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं और हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, इस तरीके से दो प्लेन मिरर लिए हमने, एक प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर, ठीक है। मैंने कहा कि इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है दो प्लेन के बीच में, तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, पुट द वैल्यूज ऑफ थीटा इन दिस फॉर्मूला। तो 360 बाई थीटा यानी कि 360 बाई 60 कितना बन जाएगा आपका, 360 बाई 60 कितना वैल्यू आ गया आपके पास, 6।
सिंपल है, 6 वैल्यू आ रही है, 6 मतलब कैसा इवन है, तो इवन आपका जैसे याद है ये ना, तो इवन आपका देखा तो इमेज आपकी कितनी बनने वाली है, n-1 बनने वाली है। इमेज कितनी बनेगी हमारी, n-1, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा किस में रखा हो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मतलब क्या है कि या तो ये ऑब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे रखा होगा वो या तो वो 30-30 यानी कि दोनों एंगल्स को सेम कर रहा हो, या हम कह सकते हैं 20-40 20 या 40। समझ में आपको क्या? तो अब ऑब्जेक्ट हमारा कैसा रखा हुआ था, सिमेट्रिकली रखा हुआ था, तब भी हमारी इमेज कितनी बनती, 6 - 1 = 5। तो अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो इमेज कितनी बनेगी वहां पे, 5। चाहे एंगल हमारा 30-30 दोनों इक्वल डिवाइड करे या 20-40, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, इट डजंट मेक डिफरेंस, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एन हमारा ऑड आ जाए, मान लीजिए हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री ले ली, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जैसे 120 डिग्री लेंगे तो पुट करेंगे यहाँ पे 360/120, आंसर इसमें आएगा 3, यानी n हमारा क्या आ गया, ऑड आ गया। अब हम ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल रखा हुआ है तो इमेज कितनी बन जाएगी, 3 - 1 = 2। ऑब्जेक्ट अगर हमारा कैसा है, सिमेट्रिकल है तो इमेज कितनी बनेगी, 2, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो इमेज कितनी बनने वाली है हमारी, 3, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब जैसे कि मैंने लिया 120 तो ऐसे बनेगा 120, दो प्लेन मिरर लिया आपने, ऐसे प्लेन मिरर लिया, ठीक है, 120 है। सिमेट्रिकल मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ कि दोनों को यहाँ पे 60 डिग्री को क्या कर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये कैसा बन गया आपका सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे जो इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कितनी बनेगी, 2। और अगर मान लो मैंने अनसिमेट्रिकल रखा हुआ, अनसिमेट्रिकल मतलब कि ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया कि एक तो बना रहा है आपका 80 का और एक बना रहा है 40 का, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी, 3, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप यूज करिए, फॉर्मूले क्वेश्चंस लगाइए, सारे आपको पढ़ाया है, इनको इनके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस देखिए आपको, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी टॉपिक्स हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, ठीक है।